हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, आज की चर्चा में हम लोग बातचीत करने वाले हैं ब्रिटेन में हालिया चुनाव और उसके परिणामों के बारे में। सामने आप पैनल पर दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों की तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ ऋषि सुनक जी हैं जो कि ब्रिटेन के वर्तमान में निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं, और सामने जो दूसरे व्यक्ति हैं ये अब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के तौर पर काबिज होने वाले हैं। इनका नाम है केर स्टारमर। आज की चर्चा में हम लोग इसी को देखेंगे कि आखिर ब्रिटेन में जो चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई इसके क्या कुछ परिणाम निकले, और साथ ही इनसे जुड़ी हुई अन्य जो महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं, क्यों ऋषि सुनक जी की हार हुई है, और इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है कि आखिर इन चुनावों को लेकर के भारत को किस तरीके से अपने हिसाब से सोचने विचारने की जरूरत है। इन सभी पहलुओं को हम लोग एक एक करके देखेंगे। सामने पैनल पर मैंने जो भी महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं ब्रिटेन के, उनके द्वारा जो सीटें पाई गई हैं, इस सीटों पर जो उन्होंने चुनाव जीते हैं, वो मैंने एक आंकड़े के तौर पर पेश किया है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जिस तरीके से भारत में अभी हाल ही में 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, वहां पर हम लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 400 पार का नारा दिया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो उस आंकड़े को छूने में विफल रही, वो आंकड़ा नहीं छू सकी। लेकिन पता नहीं किसी भी कारण से शायद जो लेबर पार्टी है ब्रिटेन की, उसने इस आंकड़े को छू लिया और इसने 400 पार का जो अपना टारगेट था उसको पूरा किया, और 409 से भी ज्यादा सीटें इसे इस चुनाव में मिल रही हैं, और निश्चित तौर पर अब वह सरकार बनाने की स्थिति में भी आ गए हैं। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जिस ऋषि सुनक जी के नेतृत्व में वर्तमान में अभी सरकार चल रही थी कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व में, यहाँ पर जो उनको नुकसान हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 200 सालों में जो कंजर्वेटिव पार्टी की अभी तक स्थितियां रही हैं, जो उसकी जीतने की दर रही है, उसमें सबसे बड़ा नुकसान इस बार हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें और जो अन्य महत्वपूर्ण पक्ष हैं उसको भी समझने की जरूरत है कि एग्जिट पोल जो पेश किया गया था इस चुनाव को लेकर के, उसने एकदम सटीक आंकड़े यहाँ पर दर्शाए हैं, और यहाँ तक कहा जाता है कि बीते लगभग 6 आम चुनाव जिस तरीके से ब्रिटेन में संपन्न किए गए, उनमें केवल एक बार ही एग्जिट पोल का जो आंकड़ा था या फिर उसका जो अनुमान था वो गलत साबित हुआ था। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण पक्ष हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो परिणाम है वो लेबर पार्टी के पक्ष में आ रहा है। जब हम ब्रिटेन की संसद को थोड़ा सा उसके खाके को देखें, तो यहाँ ध्यान रखिएगा जिस तरीके से भारतीय संसद है उसी तरीके से ब्रिटेन की संसद भी काम करती है। आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को ही अपनाया गया है, और जिस तरीके से ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं, वैसे ही भारतीय संसदीय प्रणाली में लोकसभा और राज्यसभा होती है। जो हाउस ऑफ कॉमन्स है ब्रिटेन का, वो भारत की लोकसभा के समतुल्य है, और जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो भारत की राज्यसभा के समतुल्य माना जाता है। लेकिन एक खास अंतर भारतीय और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में यह है कि जो भारत में सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख जो राष्ट्र प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति महोदय होते हैं, जो कि निर्वाचित होते हैं, वो वंशानुगत नहीं होते, जबकि ब्रिटेन में जो राज प्रमुख है वो वंशानुगत होते हैं, वो महारानी या महाराजा होते हैं। इस तरीके से एक जो अंतर है भारतीय और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के स्तर पर आप देख सकते हैं। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, यहां पर 650 सीटों के लिए चुनाव आयोजित किया गया था, और इसके लिए जो बहुमत का आंकड़ा चाहिए था ये 326 चाहिए था। जैसे कि आपने ये सुना होगा 18वीं लोकसभा चुनाव जैसे भारत में अभी बीते दिनों संपन्न हुए, तो 543 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव संपन्न किया गया, और उन 543 में से बहुमत का आंकड़ा क्या था? 272। 272 सीटें जिस भी पार्टी को या फिर जिस भी गठबंधन दल को आती, वो चुनाव में जीत हासिल करने वाले थे, और उसी के हिसाब से इस बार सरकार बनी। तो यहाँ पर इसी चीज को ध्यान में रखा जाए तो 326 जो सीटें हैं, ये सीटें कब का जो लेबर पार्टी के द्वारा सीटें जीती गई हैं वो आंकड़ा पूरा कर दिया गया है, और इसी आधार पर यह कहा जा रहा है कि लेबर पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार है अब आगे बनने वाली है। अब दोस्तों यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो आगे की गतिविधियां हैं वो कुछ क्या कहती हैं। यहां पर एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो मतदान यहां करवाया गया
वो मतपत्रों के द्वारा करवाया गया, यानी कि बैलेट पेपर्स के द्वारा करवाया गया। आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर ब्रिटेन तो एक विकसित देश है, यहाँ पर ईवीएम का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? तो देखो, इसका बहुत ही सीधा सा उत्तर ये है कि जिस तरीके से हम भारत में वर्तमान में देखते हैं कि लंबी चुनावी प्रक्रिया चलती है, 7 चरणों 8 चरणों में चुनाव आयोजित करवाया जाता है, इतना बड़ा देश है, वृहद जनसंख्या है, तो यहाँ पर जो ईवीएम की व्यवस्था है वो हाल के समय में बहुत अधिक विख्यात तौर पर देखी गई है और इसको अपनाया भी गया है। हालांकि उसको लेकर के भी कई बार जो एक अंदेशा है वो तो रहता ही है, हमें उस पर नहीं जाना है। और इस बार आपने देखा भी कि ईवीएम ने किस तरीके से परिणाम दिए। लेकिन जब हम यहाँ पर ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन में दरअसल 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि ब्रिटेन भारत की तरह बड़े क्षेत्रफल वाला तो देश है नहीं, साथ ही यहाँ की जनसंख्या भारत की तुलना में बहुत कम है। और इसके अलावा ईवीएम को लेकर के जो अंदेशा है वो ब्रिटेन में भी कहीं ना कहीं दिखती है। तो यहाँ इसी कारण से जो बैलेट पेपर का इस्तेमाल पहले से किया जाता रहा है, परंपरागत तौर पर किया जाता रहा है, उसी को अपनाया गया। और इसको लेकर के ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में एज सच कहीं पर भी किसी के स्तर पर भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जब जनसंख्या ही कम है तो फिर जो बैलेट पेपर को काउंटिंग करने की व्यवस्था है वो भी बहुत आसानी से की जा सकती है। अब आप खुद ही देखिए कि कल ही चुनाव आयोजित किया गया, एक ही बार में पूरे ब्रिटेन में चुनाव आयोजित किया गया और आज जो परिणाम है वो सामने आ गए। तो यहाँ पर इसी चीज को ध्यान रखना है। अब जो एक बड़ा सवाल है वो ये है कि साहब ऋषि सुनक की हार की वजहें क्या रही होंगी? तो पहली जो बड़ी वजह है वो ये दिखी जा रही है कि इमिग्रेशन मामले को लेकर के ऋषि सुनक के नेतृत्व की सरकार ने एज सच कोई कठोर या फिर कोई स्ट्रिक्ट कदम नहीं उठाया और इस कारण से जो वहाँ की जनता है इनके कामकाज से थोड़ी सी नारुष्ट रही, निराश रही। इसके अलावा जो कर बढ़ोतरी की स्थितियां हैं वहाँ पर हाल के समय में लगातार देखी गई हैं। इसके भी ज़्यादा एक जो बड़ा कारण रहा इस बार वो ये रहा कि एक दल का लंबा शासन यहाँ पर देखा गया। और ब्रिटेन में एक परंपरा ये देखी गई है कि कोई भी दल यदि लंबे समय तक शासन करता है तो उसके बाद उस दल के विपक्ष में जो भी दूसरा दल है वो फिर सत्ता में अपनी भूमिका निभाने को तैयार हो जाता है और जनता हर संभव उसी को चुनती है, जैसा कि इस बार हुआ। यहाँ पर मैं आपको उदाहरण के द्वारा थोड़ा समझाना चाहूँगा कि 1979 से लेकर के 97 तक 1997 तक जो कंजर्वेटिव पार्टी है इसकी सरकार लगातार रही थी। देन आफ्टर 1997 से लेकर के वर्ष 2010 तक जो लेबर पार्टी है इसकी सरकार रही थी। और देन आफ्टर 2010 के बाद से 2024 तक यानी कि वर्तमान तक जो कंजर्वेटिव पार्टी है, यानी कि वर्तमान में ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी के ही प्रधानमंत्री हैं, तो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार फिर से लगभग 14 साल तक रही और फिर से ब्रिटेन की जनता ने जो अपना फैसला है वो किसके पक्ष में दिया है? तो लेबर पार्टी के पक्ष में दिया है। एक बात और मैं आपको बताऊं कि जो लेबर पार्टी है ये वही पार्टी है जबकि 1947 में भारत को आज़ादी दिलाने की जब आगे की गतिविधियां चली थीं तो उस समय क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो लेबर पार्टी से ही जुड़े हुए थे। आपने आधुनिक भारत में क्लेमेंट एटली के बारे में, एटली के घोषणा पत्र के बारे में जरूर पढ़ा होगा, तो ये लेबर पार्टी से ही जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर इन चीजों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब जो एक बात आ जाती है कि ठीक है, जो चुनावी प्रक्रिया है वो तो संपन्न हो ही गई, अब जो नए प्रधानमंत्री है वो निर्वाचित होंगे। जिस तरीके से आपको पता होना ही चाहिए कि भारत में जो संसद सदस्य होते हैं, लोकसभा के जो भी प्रतिनिधि होते हैं, वो सांसद के तौर पर या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर जाने जाते हैं। जनता के प्रतिनिधि के तौर पर वो लोकसभा में चुन करके आते हैं और लोकसभा में जो भी बहुमत प्राप्त दल होता है, बहुमत प्राप्त दल के जो भी सदस्य हैं वो आपस में जो अपना नेता है उनको चुनता है और वही प्रधानमंत्री के तौर पर काबिज होते हैं और राष्ट्रपति महोदय या राष्ट्रपति के द्वारा उनको शपथ ग्रहण करवाया जाता है। ये सामान्य प्रक्रिया होती है। ठीक वैसे ही ब्रिटेन में भी होगा। जो भी सांसद
सभी दलों से चुन करके आएंगे। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया, लेबर पार्टी को सबसे अधिक सीटें मिल रही हैं, यानी कि लेबर पार्टी की ही सरकार बनेगी। लेबर पार्टी के जो सदस्य हैं उन्होंने अपना नेता कीर स्टारमर को चुना हुआ है और ब्रिटेन के राजा के द्वारा उनको पद और गोपनीयता की शपथ प्रधानमंत्री के तौर पर दिलवाई जाएगी और इस तरीके से एक नई सरकार का गठन हो जाएगा। तो ये टोटलिटी में यदि हम बात करें तो इसी व्यवस्था के आधार पर वहां पर जो चुनावी प्रक्रिया है उसका समापन हो जाएगा। अब जो एक महत्वपूर्ण बात है वो ये कि साहब भारत के साथ इस पूरी व्यवस्था का क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पहली बात ये कि कोई सच खास असर नहीं पड़ने वाला है। जिस तरीके से ब्रिटेन और भारत का संबंध बीते समय से चल रहा है उसमें कोई ऊंच नीच की संभावना नहीं है, बहुत अधिक ड्रास्टिक चेंज की संभावना नहीं है। यहाँ तक कि लेबर पार्टी के कीर स्टारमर ने भी भारत के साथ पहले से संबंध को बेहतर बनाने की कोशिशें की भी हैं। उन्होंने अलग अलग समय पर जो अपने वक्तव्य दिए हैं उनमें इस बात को इंडिकेट भी किया है। इसके अलावा ब्रिटेन और भारत के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के लगातार एक खींचतान की स्थिति देखी जा रही है वो वर्तमान में अभी भी जारी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि लेबर पार्टी की सरकार में एफटीए को लेकर के क्या कुछ आगे की कार्रवाइयाँ की जाती हैं। भारत की जो डिमांड है कि भाई भारत की स्किल्ड प्रोफेशनल्स को ब्रिटेन के मार्केट में एक्सेस दिया जाए, उनको वहाँ पर सही तरीके से काम करने की सुविधा मिले, क्या ये डिमांड पूरी होती है या नहीं होती है। साथ ही ब्रिटेन की भी जो कुछ मांगे हैं कि भाई स्कॉच विस्की को लेकर के या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको कम किया जाए, ये सारी जो अभी बातें हैं ये अंडर कंसीडरेशन है, चल रही हैं। इसको लेकर के अब आगे आने वाले समय में कुछ खास निर्णय देखा जा सकता है। इसके अलावा एक बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं कि भारत और ब्रिटेन के बीच में रक्षा और सुरक्षा सहयोग को लेकर के जो गतिविधियां चल रही थी वो कंटिन्यू जारी रहेंगी। यहाँ पर भारत और ब्रिटेन के बीच में 2+2 डायलॉग के माध्यम से डिफेंस और सिक्योरिटी डायलॉग कंटिन्यू बना रहेगा, इसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आने की संभावना है। इसके अलावा जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत के साथ में ब्रिटेन हाल के समय में सहयोग करने को इच्छुक हुआ है उसमें HADR यानी कि ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ यानी मानवीय सहायता और आपदा राहत वाले मामलों में ब्रिटेन भारत के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने को लेकर के अपनी इच्छा जताता रहा है और ये जो व्यवस्था है ये वर्तमान में जारी रहेगी, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जिस तरीके से अभी हम लोगों ने देखा हुआ है कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो तनातनी की स्थितियाँ रहीं और एट दैट टाइम जो ऋषि सुनक जी की सरकार रही उसने रूस के अगेंस्ट में यूक्रेन की लगातार मदद भी की है, लेकिन जो वर्तमान में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में संघर्ष की स्थिति रही थी उसमें ब्रिटेन के द्वारा इजराइल को लगातार सपोर्ट किया गया था। तो यहाँ पर एक अंतर दिख सकता है कि जो रूस को सहयोग है रूस और यूक्रेन युद्ध मामले में वो ब्रिटेन के द्वारा तो जारी रहेगा, है ना, लेकिन ब्रिटेन के द्वारा जारी रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में संघर्ष की स्थिति हम लोग लगातार अक्टूबर से देख रहे हैं। तो अभी ऋषि सुनक के नेतृत्व में जो ब्रिटिश सरकार थी इसने इजराइल को हथियारों के माध्यम से भी सपोर्ट दिया है और अपनी रणनीति के माध्यम से भी सपोर्ट दिया है, लेकिन लेबर पार्टी की जब सरकार आएगी तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि संभवतः इस सरकार के द्वारा इजराइल को अब ज़्यादा हथियारों से मदद नहीं दी जाएगी। तो ये कुछ बातें यहाँ पर आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इस चर्चा के जरिए मैंने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरीके से ब्रिटेन में वर्तमान में एक नई सरकार आने वाली है और उस नई सरकार के मुखिया कौन होंगे, ऋषि सुनक की हार के पीछे की क्या वजह नहीं, भारत और ब्रिटेन के बीच में इस चुनावी व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ प्रभाव देखने को मिल सकता है और क्या कुछ दोनों के बीच में संबंधों का ताना बाना है। ये सारी बातें मैंने आज की चर्चा में आपको बताने की कोशिश की है। निश्चित तौर पर ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा और यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। साथ ही एक और सूचना मैं आपको देना चाहूँगा, 8 जुलाई से P2I बैच की शुरुआत हो रही है स्टडी IQ IAS टीम के जरिए। इसमें आप हिंदी, इंग्लिश या फिर इंग्लिश इसमें से किसी भी
माध्यम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। P2I बैच के अंतर्गत दिलीप लाइफ कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 27,999 रुपए में जीएस के कंप्लीट कोर्स को आप इंजॉय कर सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इसके तहत जहां 1000 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज आपको मिल रही हैं, वहीं पीटी और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज की सुविधा आपको मिल रही है और लगातार आपको मेंटरशिप के जरिए सहायता मिल रही है, जिसके आधार पर आप अपनी तैयारी को सही दिशा देने में सक्षम हो सकेंगे। तो निश्चित तौर पर यह जो P2I बैच है 2025, 2026 या 2027 के टारगेट लेने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जीएस की कितनी बड़ी भूमिका प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के मद्देनजर हो जाती है और इस लिहाज से यह बैच आपके लिए बहुत अधिक फ्रूटफुल हो सकता है। तो यह बैच जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।